हम किसी मामूली एम्प्लॉय के सामने ये मीटिंग करेंगे? आपने तो कहा था कि हमारी इस मीटिंग के दौरान आपकी वर्कर भी यहाँ मौजूद नहीं होंगे। वो क्लाइंट्स एक नज़र मायरा को देखते हुए माहम की मौजूदगी को भी नोट कर चुके थे। जी जनाब, बिल्कुल ऐसा ही है। कोई भी बाहर का एम्प्लॉय यहाँ शामिल नहीं है। मिस माहम मेरी सेक्रेटरी हैं और ये मुझे हेल्प करेंगी। बाकी मिस मायरा हमारी कंपनी में पार्टनरशिप रखती हैं, तो इनका इस मीटिंग में रहना बेहद ज़रूरी है। उसने मायरा को देखते हुए उनसे कहा, अच्छा तो ये पार्टनरशिप रखती हैं। हेलो मैम, आपसे मिलकर खुशी हुई। वैसे आपकी कितनी की पार्टनरशिप है इस कंपनी में? मेरा मतलब है, मैं जानना चाहूँगा कि इस मीटिंग में आपका होना कितना ज़रूरी है। अचानक ही सामने बैठे क्लाइंट्स का लहजा बदल गया, जैसे किसी नौकर से नहीं अब मालिक से बात कर रहे हो। लेकिन वो जानती थी उसका 13% सुनते ही उसका लहजा बदल जाएगा, फिर से बदल जाएगा। ये यहाँ के 70% की मालकन होती हैं। और अब अगर आपने प्रॉपर्टी का एस्टीमेट लगाया हो तो हम मीटिंग शुरू करें। मेरा नहीं ख्याल कि अब आपको मिस मायरा की मौजूदगी से कोई मसला होगा। वो उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला तो वो फ़ौरन हाँ में सर हिलाते मीटिंग की शुरुआत कर चुके थे, जबकि माहम पर तो जैसे हाथों के पहाड़ टूट रहे थे। क्या मैं कमरे में आ सकती हूँ? वो आधी से ज़्यादा अंदर झांकते हुए उसे देख रही थी। ताजफैन ने एक निगाह उठाकर उसे देखा, फिर चेहरा फेरते अपने मोबाइल में मसरूफ़ हुआ। हाय अल्लाह ताजफैन, आप यकीन करेंगे, मैं जानती थी कि आप ऐसे ही मुझसे रूठें और फिर मैं आपको मनाऊं। वो दरवाज़ा बंद करते उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगी। वहीं रुक जाओ और उधर से ही दरवाजे से बाहर निकल जाओ। मेरे सामने आने की गलती मत करना, वरना इतने थप्पड़ लगाऊंगा कि मुंह सूज जाएगा तुम्हारा। वो बेहद गुस्से से काफ़ी ऊंची आवाज़ में बोला। जब उसने करीब आते उसके होंठों पर उंगली रखकर उसे आवाज़ कम करने का इशारा किया। वो नहीं चाहती थी कि उन दोनों के बीच की लड़ाई बाहर जाए। कितना ऊंचा बोल रहे हैं आप ताशफैन? किसी ने सुन लिया तो क्या सोचेगा? क्या आप अपनी बीवी पर चिल्लाते हैं? वो रूठेपन से उसके करीब हुई। ताशफैन ने घूरा। मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है तनावुश, निकलो यहाँ से बाहर। वो इस दफा गुस्से से घुराया। नहीं जाऊंगी। क्या कर लेंगे आप? रोकेंगे मुझे पास आने से? वो उसके इतने करीब आ गई कि ताशफैन को उसकी सांसें अपने सीने पर महसूस हुई। उसे यकीन न था कि उसकी बीवी उसके इतने पास भी आ सकती है। वो उसके सीने पर सर रखकर खेल रही थी उसकी शर्ट के बटन के साथ, जबकि वो बेड क्राउन से टेक लगाए बेड पर लेटा था। तुम्हें लगता है कि इस तरह की कोई भी हरकत करके तुम मुझे मना लोगी? तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है मिसेस। वो उसके दिल के मकाम पर अब अपनी उंगलियों से हरकत करते अपना नाम लिख रही थी, जब ताशफैन ने उसका हाथ हटाते उसे खुद से दूर करना चाहा। नाराज है मुझसे? वो मजीद उसके पास होते हुए बोली थी और उसकी गर्दन में बाजुओं का हिसार बनाते हुए उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब करके बोली, थप्पड़ खाओगी, पीछे हटो। वो उसे छुए बिना धमकी देते हुए बोला, अब मारेंगे मुझे आप? वो उसकी शर्ट के ऊपरी बटन से खेलते हुए फिर से बोली थी। तनावुश, तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? वो काफ़ी गुस्से से बोला था। मैं सॉरी बोलूँगी तब भी आप नाराज़ रहेंगे, माफ़ नहीं करेंगे अपनी प्यारी सी बीवी को? वो मासूमियत से उससे बोली तो ताशफैन का गुस्सा खुद ब खुद खत्म होने लगा। मेरे साथ वापस चलो, उसे एक झटके से पीछे करते जैसे उसने शर्त रखी। हाँ वापस चलो, ताकि वहाँ आधी नंगी टांगों वाली गोरियों को देख सकें आप। सब पता है मुझे, वरना वहाँ ऐसा क्या है जो यहाँ नहीं? वो उसके हाथ अपने कंधे से हटाते फिर उसके सीने पर हाथ सर रख चुकी थी अपना। तनावुश, मैं मजाक के मूड में हरगिज़ नहीं हूँ। वो गुस्से से बोला। हाँ जी, आप कहाँ मजाक के मूड में होते हैं, आप तो हर वक्त रोमांटिक मूड में होते हैं। वो उसके गालों पर अपने लब रख गई थी। क्यों अपनी जान मुश्किल में डालना चाहती हो? लगता है भूल गई हो कल की बात। उसने घूरा। वो मुझे सब अच्छे से याद है, लेकिन इस वक्त इस हसीन सुबह की बात कर रही हूँ। उसके चेहरे को अपने नाजुक हाथों से थामते उसने आज वो हरकत करने की कोशिश की थी जो शायद वो ख्वाब में भी ना सोच सकती थी। ताशफैन उसकी इस पेशकदमी पर बहुत ज़्यादा हैरान हुआ था। इग्नोर कर रही थी तुम मुझे? नहीं ताशफैन, आपको इग्नोर करके मैं कहाँ जाऊंगी? आपको क्यों ऐसा लगा मैं आपको इग्नोर कर रही थी? हालांकि आप मुझे कब से अपने साथ बिठाए हुए, यहाँ तक कि मुझे कमरे से बाहर भी नहीं जाने दे रहे। और मैं तो इतनी फर्माबरदार और अच्छी बीवी हूँ कि आपको खामोशी से महसूस किए जा रही हूँ। उसने फ़ौरन उसकी गलतफहमी को दूर करते हुए सच बताया और साथ में ये भी कह दिया कि वो बहुत अच्छी और फर्माबरदार बीवी है जो उसके कमरे से बाहर ना जाने की इजाज़त देने पर भी खामोशी से उसके साथ ही बैठी है और बिल्कुल भी ज़िद नहीं कर रही बाहर जाने की। सदके ना जाऊँ इस फर्माबरदार बीवी के, जिसको ये सारी फर्माबरदारियाँ सिर्फ तब याद आती हैं जब अपने शोर से कोई काम निकलवाना होता है। वैसे आई क्यों थी तुम मेरे कमरे में? अब इतनी अच्छी तो तुम हो नहीं जो मुझे मनाने के लिए आई हो। वो उससे काफ़ी बदगुमान था। तनावुश को अफसोस हुआ। कसम ले लें, आपको मनाने के लिए आई थी और मेरे ख्याल में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से मनाया। वो अपनी थोड़ी देर पहले वाली बेबाकियों पर खुद ही शर्मा दी।
कसम से इतने अच्छे से मनाया है कि ऐसे ही तुम मुझे रोज़ मनाओ तो मैं इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत तरीन इंसान बन जाऊं। फिर क्या ख्याल है, रोज़ मनाओगी मुझे इसी तरह? आप मुझसे रोज़ तो नाराज़ होते नहीं, और अगर होंगे तो मना भी लूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो उसकी गर्दन में बाजू डालते हुए बोली। मान ली तुम्हारी शर्त, वादा कर। वादा, जो कहोगी वो करूँगा। वो उसकी शर्त सुने बिना ही अपनी बेकरारियाँ उस पर अयां करने लगा। मैं चाहती हूँ कि हम यहीं रहें, वापस ना जाएं। मुझे नहीं रहना उस गैर मुल्क में, हमें अपने मुल्क में रहना चाहिए। वो अभी बोल ही रही थी जब अचानक उसकी गर्दन से सर निकाल कर उसे घूरने लगा। वो ऐसा सोच भी कैसे सकती थी? मैं चाहती हूँ कि हम यहीं पर रहें, वापस ना जाएं। मुझे नहीं रहना इस गैर मुल्क में, हमें अपने मुल्क में रहना चाहिए। वो अभी बोल रही थी जब अचानक उसकी गर्दन से सर निकाल कर वो उसे घूरने लगा। वो ऐसा सोच भी कैसे सकती थी? तुम्हारी इस बकवास का क्या मतलब है तनावुश? वो गुस्से से उसे घूरते हुए उठकर बैठ गया, जबकि वो भी उठकर सीधी होती अपने कपड़े ठीक करने लगी। मैं ठीक कह रही हूँ ताशफैन, मुझे वहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ रहना है, अपने मुल्क में, अपनों के पास। अपनों के पास यानी इन लोगों के पास? ये लोग हैं तुम्हारे अपने? तो फिर मैं कौन हूँ, बताओ मुझे। अगर ये तुम्हारे अपने हैं, तुम इनके साथ रहना चाहती हो, तो मैं कहाँ हूँ तनावुश? क्योंकि इन लोगों के साथ तुम में कहीं भी मैं नहीं हूँ और ना ही हो सकता हूँ। आप मेरे साथ हैं ताशफैन, आप मेरे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। आपको, वो भी बोल ही रही थी जब वो उसके करीब से उठता वॉशरूम की तरफ जाने लगा। मैं यहाँ नहीं रह सकता तनावुश, और ना ही कभी रहना चाहता हूँ। ये लोग, ये मेरे नहीं हैं, ये ना ही कभी मेरे हो सकते हैं। ये लोग तब मेरे नहीं थे जब मुझे इनकी ज़रूरत थी। अब तो मैं खुद मुख्तार इंसान हूँ, मुझे इनकी क्या ज़रूरत है जो अब मैं इनके साथ आकर रह लूँ। मेरा वो बाप जो हर महीने मुझे एक अच्छी खासी रकम भिजवा कर भूल जाता था कि उसका कोई बेटा है, उस बाप का अब मैं क्या करूँ? और तुम्हारी ताई अम्मी, तुम नहीं जानती तनावुश, सौतेली माँ क्या होती है। कभी दानियाल से पूछना, उसने सहा है वो दर्द। शुक्र है खुदा का कि मैं यहाँ पर नहीं था, वरना मुझे भी सारी ज़िंदगी सौतेलेपन को सहना पड़ता। मैं इन सब से दूर हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी ज़िंदगी में सिवाय तुम्हारे और किसी की कोई जगह नहीं, और मैं यहाँ नहीं रह सकता। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, इसलिए अपनी तैयारी पकड़ो। वो अपनी बात मुकम्मल करके वॉशरूम में घुस गया था, जबकि तनावुश अपनी नाकामी पर बस दरवाजे को घूरती रह गई। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? तेरा मुंह क्यों बना हुआ है? ज़्यादा डांट दिया क्या उसने? वो बाहर आई तो ताई अम्मी अपना काम करती उसी को देख रही थी। जी सब ठीक है, बस ऐसे ही, उसने मुस्कुराकर बात खत्म करना चाहिए। ऐसे ही क्या, मुझे कुछ बताएगी नहीं तो पता कैसे चलेगा? उन्होंने उसका हाथ थाम कर उसे किचन में वहीं रखी कुर्सी पर बिठाया था। ताई अम्मी, मैं नहीं मना पा रही उन्हें। मैं चाहती हूँ कि हम यहीं पर रहें, वापस न्यूयॉर्क ना जाएं, लेकिन वो मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं। वो बहुत बदगुमान हो गए हैं। उन्हें लगता है कि ये सब प्यार मोहब्बत हर चीज़ दिखावा है, असल में कुछ भी नहीं। वो ताया अब्बू की मोहब्बत पर भी शक करते हैं। वो जानबूझकर उनसे मिलने नहीं आते थे, सिर्फ उन्हें पैसे भिजवा देते थे। वो इस बात पर यकीन ही नहीं करते कि ताया अब्बू उनसे मोहब्बत करते हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती तो वो बहुत गुस्सा हुए। मुझे समझ नहीं आ रहा ताई अम्मी, मैं कैसे मनाऊँ उन्हें। मैं चाहती हूँ कि वो अपने अपनों के साथ रहें, यहाँ इस घर में रहें। वहाँ दूर परदेश में कौन है उनका? कोई भी नहीं। वहाँ तो एक दरवाज़ा खटखटाकर कोई मदद भी नहीं मांग सकता। जानती हैं, वहाँ कोई एक दूसरे की मदद भी नहीं करता। वहाँ मैं 5 महीने तक रही हूँ, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता मेरे पड़ोसियों का नाम क्या था। वहाँ की ज़िंदगी बहुत अजीब है। मैं कभी वहाँ नहीं जाना चाहती, लेकिन ताशफैन को कैसे मनाऊँ, उन्हें कैसे बताऊँ कि हमें हमारे मुल्क में रहना चाहिए, ना कि वहाँ। वो बहुत उदासी से बोल रही थी। मेरी जान, वो बहुत ज़िद्दी है, बचपन में भी ऐसा ही था, और अब तो उसकी ज़िद बहुत बढ़ गई है। अब ना तो उसे अपने बाप से लगाव है और ना ही किसी और से। वो यहाँ सिर्फ तेरे लिए आया है, तुझे लेकर चला जाएगा। अब वो कोई छोटा बच्चा नहीं जिसे मैं कुछ बता पाऊँ या कुछ समझा पाऊँ। वो सोचने समझने के दौर से निकल चुका है। अब वो अपनी मर्ज़ी का मालिक है। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की है, वो तुझसे बहुत मोहब्बत करता है और तेरी बातें मानता भी है। तू क्या नहीं करवा सकती? एक मनचाही बीवी अपने शौहर से हर बात मनवाने का हुनर रखती है। अपनी कोशिश जारी रख, अगर नहीं मानता तो फिर खुदा पर छोड़ दे, लेकिन यूं उदास होकर मत बैठ। तेरे भाई भी तुझे देखकर उदास हो गए। वो बाहर खड़े छोटू और अहमद की तरफ इशारा करते बोली, तो वो हंसकर उठकर उनकी तरफ चली गई। इरादा थोड़ी देर उनके साथ हंस खेल कर उन्हें खुश करने का था जो उसकी वजह से उदास थे। वो जानबूझकर बहुत लेट घर वापस आया था। घर आकर पहली नज़र ही उसकी जाइना पर पड़ी, जो वहीं दरवाजे के करीब बेहोश पड़ी थी।
उसके लब मुस्कुरा उठे। वो आहिस्ता से उसे उठाकर बेडरूम में ले आया था उसके। डियर स्टेप मॉम, आपसे तो पहला झटका ही बर्दाश्त नहीं हुआ, अभी तो बहुत कुछ बर्दाश्त करना है आपने। वो उसकी नब्ज चेक करने लगा जो बहुत आहिस्ता चल रही थी। अंदर एक शैतानी सी खुशी हो रही थी उसे इस हालत में देखकर। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को डॉक्टर को फ़ोन करने के लिए राज़ी किया था। हालांकि उसका दिल तो बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था किसी डॉक्टर को बुलाने का। वो तो बस उसे इसी हालत में तड़प तड़प कर मरते हुए देखना चाहता था। लेकिन फ़िलहाल उसे अपने बाप को भी जवाब देना था। डॉक्टर को बुलाकर वो उसके आने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर में डॉक्टर आ भी गया था, उसका चेकअप भी कर दिया था। डॉक्टर के मुताबिक वो किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी, और वो किस चीज़ से खौफज़दा थी ये तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था। डॉक्टर को छोड़कर आने के बाद वो वापस आया तो वो उसी कमरे में आकर बैठ गया जहाँ उसने अपने बाबा को फ़ोन करके बता दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं। वो जब घर आया तो वो उसे दरवाजे के करीब बेहोश पड़ी मिली थी। बाबा भी काफ़ी परेशान हो गए थे, जबकि वो उन्हें रिलैक्स कर रहा था कि आप फिक्र ना करें, मैं मॉम का ख्याल रखूँगा, उन्हें कुछ नहीं होगा। अभी वो बात करके फारिग हुआ ही था जब देखा कि आहिस्ता आहिस्ता ज़ायना को होश आ रहा है। वो उठकर अब उसके करीब आ खड़ा हुआ। क्या हुआ था आपको? मैं घर आया तो आप दरवाजे के करीब बेहोश पड़ी थी। मैंने आपको यहाँ अंदर लाया और फिर डॉक्टर को बुलवाया। क्या हुआ था? डॉक्टर का कहना है आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई थी। वो काफ़ी फिक्रमंदी से पूछ रहा था। सब जानती हूँ मैं, ये सब तुम्हारा किया हुआ है, सब कुछ तुम ही करवा रहे हो ना, तुमने ही करवाया है ना, मुझे पता है, मुझे तुमने ही वहाँ पर वो वीडियो ऑन की थी। मुझे बेवकूफ़ समझते हो तुम, तुम्हें लगता है तुम मुझे पागल कर दोगे। मैं तुम्हारी किसी चाल को कामयाब नहीं होने दूंगी। वो गुस्से से चिल्ला रही थी, जबकि डैनी हैरत से उसे देख रहा था जैसे कुछ जानता ही ना हो। आप क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कौन सी वीडियो की बात कर रही हैं? वो उल्टा उससे सवाल करने लगा। उसी वीडियो की बात कर रही हूँ जो तुमने बाहर प्ले की थी, ज़ैनब और अपने बचपन की, और कोई औरत वहाँ बालकनी में खड़ी थी। वो बिल्कुल ज़ैनब की तरह लग रही थी। मैं जानती हूँ वो औरत भी तुमने बुक करवाई थी। क्या लगा तुम्हें मैं डर जाऊँगी? मैं तुम्हारी किसी चाल को कामयाब होने दूंगी? ऐसा कुछ नहीं होगा, याद रखना तुम। वो लग तो काफ़ी डरी हुई रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो गुस्से से उससे बात कर रही थी जैसे उसकी चाल को पकड़ना चाहती हूँ। मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही, आप पता नहीं क्या क्या बोल रही हैं। मेरा दिमाग ख़राब है जो मैं इस तरह की हरकत करूँगा। अगर आपको लगता है कि मैं इस तरह के कामों पर उतर आऊँगा तो क्यों? कोई छोटी बच्ची हैं आप जो इस तरह से आपको डराऊँगा मैं? फ़िक्र ना करें, मैं अपनी माँ की मौत का बदला आपको जान से मार कर ले लूँगा, लेकिन आपके साथ इस तरह का कोई गेम नहीं खेलूँगा। खाना खाएंगी आप? मैं अपने लिए कुछ बना रहा हूँ। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला तो उसने कोई जवाब ना दिया, जबकि वो इग्नोर करते किचन में आ गया। कब गई थी तुम? वो खाना बनाते हुए फ़ोन कॉल से लगाए पूछने लगा। जैसे ही तुम्हारी स्टेप मदर बेहोश हुई मैं वहाँ से निकल गई थी। मैं तो खुद इतनी ज़्यादा डर गई थी कि तुम्हें क्या बताऊँ। तुम्हारी स्टेप मदर ने इतने ज़ोर से चीख मारी कि हद नहीं। मैं पहले बता रही हूँ, मैं इसके बाद अकेले में तुम्हारी मॉम के साथ नहीं रहूँगी। मुझे खुद डर लगने लगा। वो काफ़ी सहमे हुए अंदाज में बोली तो डैनी का कहका बुलंद हुआ। तुम बिना निशा हद करती हो। तुम तो कह रही थी कि तुम हर तरह की एक्टिंग कर लेती हो, कोई मसला नहीं होगा, और अब तुम पहले ही सीन के बाद मेरा साथ छोड़ रही हो। वो थोड़ा उदास हुआ। अरे स्टूपिड, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ रही, बस तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हारी मदर चीखती बहुत है। पता नहीं ये पागल होंगी भी या नहीं, लेकिन इनकी चीखें सुन सुनकर मैं पागल ज़रूर हो जाऊँगी। खैर छोड़ो, छोड़ो इन बातों को। ये बताओ कब मिल रहे हो मुझसे? तुमने कहा था कि अपने फादर के आते ही तुम उन्हें मेरे घर भेजोगे। कब तक आ रहे हैं तुम्हारे फादर मेरे घर में? मेरी शादी की बातें चल रही हैं आजकल मेरे घर। मेरी जान, तुम्हें देखकर पहला झटका तो मेरे बाबा को लगेगा, और दूसरा झटका इस औरत को जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, क्योंकि ये मुझसे कह रही थी कि बालकनी में कोई ज़ैनब जैसी औरत खड़ी थी। तुम्हें देख कर ही तो मुझे तुमसे मोहब्बत हुई थी। और तुम फिक्र मत करो, उस ज़ैनब जैसी औरत को मैं बहुत जल्द अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लूँगा, और इससे पहले इस औरत को अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहता हूँ मैं। तुम बस मेरा ये काम कर दो और फिर मेरे बाबा तुम्हारे घर आ जाएंगे। वो पुरसकून अंदाज में बात कर रहा था। वो सब कुछ तो ठीक है दानियाल, लेकिन मैं ये पूछना चाहती थी कि तुम्हारे बाबा को मैं पसंद तो आऊँगी ना, और तुम्हारी बहन तनावुश को? वो काफ़ी नर्वस लग रही थी, जबकि उसका अंदाज पर वो मुस्कुराया। नादान लड़की, तुम मुझे पसंद हो और मेरी पसंद सबको पसंद है। बस अपनी चवलें मत मारना मेरी फैमिली के सामने। बाकी रिश्ता तो तुम्हारी शक्ल देख कर ही पक्का है। वो यकीन से कहते हुए खाने की ट्रे कमरे की तरफ ले जाने लगा। ये लीजिए आपका खाना, खा लें, मैं थोड़ी देर के बाद खाऊंगा। वो ट्रे उसके सामने रखता वहीं साइड पर रखी कुर्सी पर बैठ गया ताकि खाने के बाद उसे दवाइयाँ खिला सके। मैंने कहा ना मेरी जान, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। मेरे बाबा के घर आते ही मैं उन्हें तुम्हारे रिश्ते के लिए भेज दूंगा, और फिर बस धूमधाम से
हमारी शादी हो जाएगी। वो पुरसकून अंदाज में इस तरह बात कर रहा था, जबकि ज़ाइना उसे सुन रही थी। वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था और वो उससे शादी का भी इरादा रखता था। उसके अंदाज से तो कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उस तरह की हरकत उसने की है। और वैसे भी उसकी एक आदत थी, वो बचपन से ही अपनी गलती फ़ौरन कबूल कर लेता था। हद है मिसेज़ इरफान, आपको पता भी है मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ, फिर भी ऐसे घूर रही हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। जा रहा हूँ मैं दूसरे कमरे में। ज़ाइना के मुसलसल खुद को घूरने पर वो उकताकर उसके सामने से उठता सामने वाले कमरे में चला गया, जबकि ज़ाइना नफ़ी में सर हिलाती खाना खाने लगी। लेकिन डर भी था कहीं उसने खाने में जहर ना मिला दिया। लेकिन वो जानती थी कि इस वक्त वो अपने बाप को हर बात का जवाब दे है, और यहाँ तो कोई और है भी नहीं जो उसके खाने में जहर मिलाएगा। तो डैनी से इस तरह की हरकत की वो उम्मीद नहीं कर सकती थी। ताशफैन, आप कहीं जा रहे हैं? वो कमरे से निकलता सीढ़ियों से उतरकर सीधा बाहर कमरे की तरफ जाने लगा तो उसने पुकारा था, टिकट्स का इंतज़ाम करने जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊँगा। वो कहकर आगे की तरफ कदम बढ़ाने लगा जब उसने उसे फिर रोक लिया। मत करें ताशफैन, ऐसा मैं नहीं जाना चाहती। आपको क्यों समझ नहीं आता? आपको जाना है ना तो आप अकेले जाएं, मैं नहीं जाऊँगी आपके साथ। वो फिर से ज़िद पर उतर आई। जब ताशफैन ने उसकी तरफ देखा, भाड़ में जाओ तुम, बहुत नखरे बर्दाश्त कर लिए मैंने, नहीं आना तुम्हें ना मेरे साथ, ना आओ, अकेले चला जाऊंगा, मर नहीं जाऊंगा तुम्हारे बगैर मैं। वो गुस्से से कहते बाहर की तरफ जाने लगा, जबकि तनावुश की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। वो अपनी हर कोशिश में नाकाम हो गई थी। अपने आंसुओं को रोकते उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसका सर बुरी तरह चकराया। वो लम्हे में ज़मीन बोस हुई। छोटू और अहमद भागते हुए उसकी तरफ आए, जबकि उन दोनों को बाहर से भागकर अंदर जाते देख ताशफैन ने भी मुड़कर देखा था, जहाँ वो उसे ज़मीन पर गिरी नजर आई। अपना गुस्सा और नाराज़गी हर चीज़ भुलाए वो पागलों की तरह उसकी तरफ भागा था। ताशफैन उसके साथ बिल्कुल सिरहाने पर ही बैठा था उसके करीब, जबकि अम्मा और बाबा वहीं कमरे में मौजूद थे। ताशफैन उस वक्त बहुत परेशान था। उसके बेहोश होने पर वो उसे अस्पताल लेकर जाना चाहता था, लेकिन अम्मा ने कहा कि डॉक्टर घर पर ही आ जाएगी। उस वक्त वो इतना कंफ्यूज हो गया था कि अम्मा के कहने पर सिर्फ हाँ में सर हिलाते उसे अपने ही कमरे में ले आया था, जहाँ अगले 15 मिनट में डॉक्टर भी पहुँच ही गई थी और उसे चेक करने के बाद उनको कमरे में बुला लिया था। वो सभी अंदर आ गए थे। तनावुश को होश आ चुका था और वो उसके पास आ गया था जब डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई। बहुत बहुत मुबारक हो, खुशखबरी है, ये माँ बनने वाली हैं। डॉक्टर ने उसका पूरा चेकअप करवाने के बाद उन्हें बताया। वो सभी बेयकीनी की कैफियत में थे। ताशफैन बेहद खुश था, जबकि तनावुश तो नजरें नहीं उठा पा रही थी और इब्राहिम साहब का बस नहीं चल रहा था कि पूरी दुनिया में इस खुशखबरी को फैला दे। उनकी मौजूदगी में ताशफैन खुलकर उससे बात नहीं कर पा रहा था, इसीलिए अम्मा, इब्राहिम साहब और बाकी सबको लेकर बाहर निकल गई। उस वक्त सिर्फ वो दोनों थे कमरे में, जहाँ वो उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में कैद किए बार बार चूम रहा था। उसे अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि वो बाप बनने जा रहा था। यह एहसास ही उसे बहुत अलग महसूस हो रहा था। वो दोनों बेहद कंफ्यूज थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या बात करें, जबकि वो शर्माए जा रही थी। थोड़ी देर पहले वाली नाराज़गी, गुस्सा, सब कुछ कहीं गायब हो गया था। इस खुशी के सामने सब कुछ बेमोल लग रहा था उन दोनों को।